कि अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है, जो भी हमने 4 इक्वेशन वहाँ पे बनाई थी, अगर उनमें से जोन सी भी इक्वेशन होती है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग प्लॉट हमारा किस टाइप का आएगा, आपको ये शेप पता होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये फ्यूचर में अगर आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो अगर आपको उस टाइप का इक्वेशन दिख रहा है और आपको पूछा गया इसका प्लॉट क्या आएगा, तो आप बता सकते हो कि इसका प्लॉट भाई एक्सपोनेंशियल होगा, हाइपरबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने बात किया था। उसके अलावा बच्चा मैंने एक चीज और बोला था कि हम जो जनरली हमारे पास वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज रेट, ठीक है, दैट इज कंसंट्रेशन, दैट इज टाइम। तो ये तीनों चीजें कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। और इस कारण से हमने हर वक्त सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज किया था, जिसमें कि हमारा y भी पॉजिटिव होता है और x भी पॉजिटिव होता है। इतना चीज ध्यान रखना, कंसंट्रेशन, टाइम एंड रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। और इस कारण से हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया है, ठीक है। ओके, सो हमने जो लास्ट पार्ट देखा था, दैट वाज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइफ। जितना मुझे ध्यान है, जो ये लास्ट टॉपिक था, और ये मैंने आपसे बोला था जनरल है, मतलब ये हर एक के लिए फॉलो होगा, वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो और थर्ड ऑर्डर, एनी ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा जो एन हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट बचता है, दैट इज ए नॉट अपॉन पे 2 n। तो एक लास्ट केस देखते हैं जीरो ऑर्डर का, दैट इज टी कंप्लीशन। मुझे पॉइंट नहीं पता कौन सा नंबर है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं एक स्टार मार्क करके इसको खत्म करता हूँ। दैट इज टी कंप्लीशन। सो टी कंप्लीशन का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, वो समय जिसमें कि रिएक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? टाइम टेकन टू कंप्लीट द रिएक्शन। वर्ड से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, अब तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर मैं बोलता हूं हमारा इक्वेशन तो ये था इंटीग्रेटेड, मुझे टाइम कंप्लीशन निकालना है, मतलब टी कंप्लीशन निकालना है। तो मैंने बोल दिया कि भाई अगर टाइम हमारा टी कंप्लीशन होता है तो उस वक्त ए कितना होगा? ए कितना होगा? 0, क्योंकि जब हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो बचा हुआ ए कितना होगा? 0 होगा ना। तो इसका मतलब जो हमारा ये बन जाएगा, इट बिकम्स ए नॉट अपॉन पे के इज इक्वल टू टी कंप्लीशन। देख लो, ठीक है। और अगर मैं इसको रिलेट करूं हाफ लाइफ से, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट टी कंप्लीशन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी हाफ। तो ये रिलेशन हम बनाते हैं जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है, और कितना समय लगाती है? दुगना, थ्योरेटिकली दुगना समय लगाएगी वो आपका टी हाफ से, ठीक है। तो टी हाफ का मतलब है फर्स्ट टी हाफ, जिस भी कंसेंट्रेशन से आप शुरू कर रहे हो उसका जो भी समय लगेगा कंसेंट्रेशन हाफ होने पे, उसका डबल टाइम लगने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टी कंप्लीशन। सो एक आपकी जीरो ऑर्डर ही होती है जो कंप्लीट होती है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम फर्स्ट ऑर्डर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी यही लिखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, बच्चा इनिशियल क्यों जीरो होगा? इनिशियल क्यों जीरो होगा? इनिशियल जीरो होने का मतलब है कि रिएक्शन ही नहीं हो रही है, आप मतलब शुरू ही नहीं कर रहे हो रिएक्शन को। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये इसमें जोर दिया था समझाते वक्त कि जो ए नॉट होगा वो स्पेसिफिकली वो कंसंट्रेशन होगा जो जीरो टाइम पे स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है, और जो ए होगा ये वो कंसंट्रेशन होगा जो किसी भी समय के बाद बचा हुआ है, समय के बाद। तो भाई अगर मैं टाइम टी बोलता हूँ तो उस वक्त कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगी तो ए हो जाएगा, लेकिन जब मैं मतलब ए मेरा ए के बराबर होगा, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि मेरा हाफ लाइफ हो गया है तो मेरा ए नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब मैं बोलता हूँ मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ए मेरा 0 होगा ना। अगर ए नॉट मेरा 0 हो जाता है तो इसका मतलब तो मैंने स्टार्टिंग में कुछ नहीं ले रखा। अब जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं लूंगा तो रिएक्शन कैसे चलेगी, ठीक है। तो ए नॉट कैन नॉट बी 0, ये कंफ्यूजन रहता है, तो क्लियर रखना, ए नॉट विल नेवर बी 0, इट विल ऑलवेज बी ए एट टी कंप्लीशन। ओके, सो इट्स
तो हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म बनाना है, सीधी सी है, हमने लास्ट क्लास में भी बात किया था कैसे बनाना है, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया फिर से वही रेट से, r इज इक्वल टू के। अब इस वक्त ऑर्डर 1 है तो ये a⁻1 लगेगा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख रहे हैं तो इट बिकम्स 1/a माइनस dA/t इज इक्वल टू के, ठीक है। तो a को ऊपर करते हैं, t को ऊपर करते हैं और उसमें हम बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा माइनस dA/a इज इक्वल टू a k dt। तो भाई हमारा ये हो गया, टाइम अगर 0 होगा तो इधर a कितना था a0, और अगर टाइम t होगा तो a कितना हो जाएगा a। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करते तो हमारा था माइनस ln a/a0, ठीक है, इज इक्वल टू a k t माइनस 0 विच इज t विच इज t, ठीक है। सो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे a1 है तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ln a0/a इज इक्वल टू kt, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ये इक्वेशन जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे मैं आपको इंटीग्रेशन के कोई फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन से यहाँ पे दो ही टाइप की इंटीग्रेशन से मैं मतलब है, ठीक है। तो और यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की ऐसे जरूरत भी नहीं है सॉल्व करते वक्त, तो आपको एक्सप्रेशन का मतलब है बेसिकली, तो हमने आपको एक्सप्रेशन ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए मैं इंटीग्रेशन कैसे करते क्या करते हैं उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज दैट्स कंप्लीटली मैथमेटिकल, ठीक है, मैथ से पूरा हो, तो उस पर हम समय नहीं लगाएंगे ज्यादा। हो गया डन सभी का? चलो नेक्स्ट पेज का भी एक बार देख लो। हाँ श्योर श्योर, आप ई की पावर में भी लिख सकते हो बच्चा, बिल्कुल लिख सकते हो ई की पावर पे, ठीक है। वो मैं लिखेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं लिख रहा, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ और इक्वेशंस नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, आप एक इक्वेशंस को रीअरेंज करके बहुत सारी इक्वेशंस में बना सकते हो, रीअरेंज कर करके, है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, a0/a इज इक्वल टू e रेज टू kt, फिर मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू a0 e रेज टू kt। अब ये तीन इक्वेशन याद करने का क्या मतलब है, एक को याद रखो ना, ठीक है। हमेशा ही देखा करो कि कभी भी अगर कोई इक्वेशन आप याद कर रहे हो, अगर आप ध्यान रखना चाहते हो, तो उसमें वेरिएबल क्या कोई बदला है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, यहाँ पे मेरे पास चार अननोन क्वांटिटीज है, a0 a k एंड t। तो अगर इन चारों का ही रिलेशन बार बार चल रहा है, इधर उधर करते हो, तो इसी का ही कोई ना कोई फॉर्म होगा। तो इसलिए एक इक्वेशन ध्यान रखो, इसकी बाकी इक्वेशंस को आप अपने आप बना सकते हो, ठीक है। हमेशा ये देखो कि क्या इन चार की जगह भी कोई पांचवा वेरिएबल्स का कोई रिलेशन आया, उसको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो नया आ गया, ठीक है। तो इसलिए हम जब प्लॉट में जाएंगे तब हम एक्सपोनेंशियल वाला बात करेंगे, यहाँ पे अभी मैं इसे टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होंगे, पहले इंटीग्रेटेड का पूरा तो पढ़ लो, हमने इनिशिएट मेथड पढ़ा था, उसके क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। तो अभी पहले इंटीग्रेटेड की थियरी तो खत्म कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं समझो जीरो का करवाता हूँ तो जीरो का जीरो के साथ कराऊंगा तो फायदा कुछ नहीं है, आप रटा हुआ होगा कि यहाँ पे से जीरो का चल रहा है तो जीरो का ही लगने वाला, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। एटलीस्ट तीन चार चीजें पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करने में फायदा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का टेंशन मतलब, क्वेश्चन होंगे आपको, प्रीवियस ईयर भी मिलने वाला, कुछ असाइनमेंट्स मैं भी दूंगा। ओके सो दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो हमने बना लिया। तो अगर बच्चा आपको ध्यान होगा, हमने लास्ट क्लास में जीरो ऑर्डर में टाइम t1 और t2 के वक्त जो कंसंट्रेशन है a1 एंड a2 उसका रिलेशन भी बनाया था, याद है। और मैंने आपको तरीका बताया था शॉर्ट ध्यान रखने का कि कैसे करना है, नहीं तो आप मेन तरीका क्या था, हमने इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स थी वो चेंज कर दी थी, पर मैंने आपको शॉर्ट मेथड बताया था कि आप बिना उस पर गए जाए आप इस पर भी कर सकते हो चेंज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सिमिलरली करके मैं लिख रहा हूं, ठीक है। मैं बोल सकता हूं ln a0 की जगह क्या आ जाएगा a1, मैंने आपको बताया था a0 को आप रिप्लेस करोगे a1 से, a को रिप्लेस करोगे a2 से हमेशा, और t रिप्लेस हो जाएगा हमेशा t2 माइनस t1 से, याद है कि नहीं है।
डन। ठीक है, तो क्यों पूरा करना चाहे, हमारे पास तरीका है लिखने का। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आप कभी भी फॉर्म बना सकते हो अगर आपको ये तरीका ध्यान है जो मैंने बोला है। ठीक है, तो याद नहीं करना, नहीं चल, ऊपर वाला इक्वेशन जरूरी है भाई, ये जरूरी है, इसको जरूर ध्यान रखना। और फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट प्लॉट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज यूनिट ऑफ के। सबसे पहले तो हम यूनिट ऑफ के से ही स्टार्ट करेंगे और किसी से नहीं। यूनिट ऑफ के दैट इज पर सेकेंड। आई होप इसमें कोई इशू नहीं है, पर आवर पर मिनट कुछ भी बोलो, ठीक है, पर टाइम है बेसिकली। उसके बाद मैं बना रहा हूँ प्लॉट ऑफ एल एन ए नॉट बाय ए वर्सेस पे टाइम। चलो बनाओ, चलो बनाओ, बोलो। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, रेट लॉ और इंटीग्रेटेड। तो अभी इंटीग्रेटेड पे चल रहे हैं हम लोग। तो सीधी सी बात है कि अब जब तो यहाँ पे मैं दिख रहा है कि अगर मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ एल एन ए नॉट बाय ए इज इक्वल टू के टी, है कि नहीं है, एंड के इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका मतलब स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है तो इसका मतलब, और इंटरसेप्ट जीरो है, दिख रहा है इंटरसेप्ट जीरो है कि नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा एल एन ए नॉट बाय ए टी। स्ट्रेट लाइन है, कर्व नहीं है, ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन हो गया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज y इज इक्वल टू mx बेसिकली। ठीक है, डन। चलो एक और केस बनाते हैं इसी को थोड़ा सा रिवर्स करके। थर्ड प्लॉट है प्लॉट ऑफ एल एन ए बाय ए नॉट वर्सेस टाइम। चलो इसको बना, ट्राई करो। बोलो, देखो हम सबको पता है हाँ ठीक है, इट हैज अ नेगेटिव स्लोप, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, हम यहाँ पर हमें पता है कि एल एन ए नॉट बाय ए जो है दैट इज के टी, ये तो हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। और उसके बाद अगर मेरे से बोल रखा है ए बाय ए नॉट, तो अगर मैं एल एन ए बाय ए नॉट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एल एन ए बाय ए नॉट, तो मैं माइनस एन को इधर लेके गया, तो ये फॉर्मूला है। तो यही से मुझे दिख रहा है इट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पे कि m जो है इट इज नेगेटिव, तो मतलब नेगेटिव स्लोप आएगा। अब नेगेटिव स्लोप और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, कोई मुझे बताएगा? इट इज जीरो, यस और नो? सो इट इज ln a by a naught, it is 0, it is t, and we get the plot like something like this. आप ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हो, जो भाई ऐसे लेकर आ रहा है ना गलत कर रहा है। जिसने ऐसे लेके, आपने स्लोप सही पकड़ा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। इंटरसेप्ट इज जीरो, सो इट हैज टू बी स्टार्ट फ्रॉम इंटरसेप्ट जीरो। ठीक है, हो गया, डन। चलो चलो अब एक और प्लॉट बनाते हैं।
which is fourth, I think fourth, it is a fourth case, and that is plot of ln A. versus टाइम। चलो बच्चा इसे एक बार ड्रॉ करो। ओके बच्चा एक चीज ध्यान रखना। ओके चलो अभी मैं इसमें आ जाता हूँ वापस। ओके तो बच्चा एक डाउट आ रहा है कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में कैसे जा रहे हैं। बच्चा मैंने बोला था पहली चीज, बच्चा मैं यहाँ पे रेट का प्लॉट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं प्लॉट कर रहा हूँ नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी अपॉन पे इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच का प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने आपसे बोला था कंसंट्रेशन कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे मैंने कहीं पे भी कंसंट्रेशन को नेगेटिव नहीं बताया, मैंने बोला नेचुरल लॉग ऑफ A by A नॉट इज नेगेटिव। और हम सबको पता है कि अगर कोई नंबर 1 से छोटा हो और पॉजिटिव हो, मतलब नंबर पॉजिटिव है मेरा लेकिन 1 से छोटा है, तो उसका नेचुरल लॉग का वैल्यू नेगेटिव आता है। तो कंसंट्रेशन तो मेरा A है ना, इधर A और A नॉट है ना, तो मैं बोल रहा हूं कि अगर A by A नॉट की वैल्यू मेरी 1 से कम आती है, ठीक है, A by A नॉट की वैल्यू मेरी 1 से कम आती है विच इज पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन उसका नेचुरल लॉग मेरा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और ये होता है, आप चेक कर सकते हो, कोई से भी 1 से कम वैल्यू ले लो पॉइंट में, ठीक है। और दूसरी चीज, अब ये बात आती है, अब देखो बच्चा इट्स अ रेशियो ऑफ A by A नॉट, और A हमारा किसी भी समय पर जो कंसंट्रेशन बचा हुआ है, तो एक समय आएगा शुरुआत का, तो शुरुआत में तो A की क्या वैल्यू होगी, A नॉट के बराबर होगी। सो इट इज A नॉट बाय A नॉट बेसिकली। शुरुआत में जीरो टाइम पे मेरा A किसके बराबर है, A नॉट के ही तो बराबर होगा, तो इट इज A नॉट बाय A नॉट विच इज 1 एंड ln 1 इज 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो A का वैल्यू तो कम होगा, क्योंकि A मेरा क्या बता रहा है, वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का जो बचा हुआ है, तो A का वैल्यू तो कम होता जाएगा, लेकिन A नॉट तो फिक्स है इनिशियल कंसंट्रेशन, तो A बाय A नॉट की वैल्यू जो होगी वो 1 से कम होते जाएगी। और सिंस वो 1 से कम हो, बट इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्टिल इट्स अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज़ A और A नॉट नेगेटिव नहीं हो सकते, सो ये 1 से कम होगी लेकिन 0 से ज्यादा होगी, तो इसका मतलब वैल्यू ln A बाय A नॉट की मुझे नेगेटिव मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं पर भी इस चीज का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि कंसंट्रेशन तो पॉजिटिव होता है लेकिन इधर नेगेटिव मार्क किया है, इधर मैंने नेचुरल लॉग ऑफ कंसंट्रेशन को नेगेटिव मार्क किया है, जो हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव है लेकिन 1 से कम है, उसका नेचुरल लॉग या लॉग का वैल्यू नेगेटिव होता है। चेक कर सकते हो आप, कोई सा भी वो ओपन करके गूगल कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल। ओके ठीक है, ओके बच्चों, हाँ आप लोगों ने मुझे इसका सही दिया आंसर, लेकिन आपने सोचा नहीं है ज्यादा। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो हम हमेशा पढ़ते हैं, तो पहले मैं इसे ये लिख लेता हूँ, ln A by A नॉट, सॉरी A by A नॉट लिखना चाहता था मैं, इट इज माइनस KT, इट इज A by A नॉट, ठीक है। तो बच्चा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एंटी लॉग लोगे तो वो होता है, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, तो ये क्या हो जाएगा, अभी नेचुरल लॉग है e raised to minus KT, ठीक है। ये हो गया, तो इसका अंदर A कितना हो गया मेरा, A बिकम्स, अच्छा मुझे ln नहीं बनाना, सॉरी मैंने एक्सपोनेंशियल पे चले गया था, सॉरी, जो अगला बनाएंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln A माइनस पे ln A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। तो इसका मतलब ln A क्या हो गया, इट बिकम्स ln A नॉट
minus by kt. This is the equation. ठीक है, एक बच्चा अभी मैसेज में टाइप करो 2 मिनट के लिए। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है। सो इट्स x इज t, तो इट इज y इज इक्वल टू c प्लस mx, वेयर m इज नेगेटिव। इट इज नेगेटिव, यस और नो? आप सबने बिल्कुल एक प्लॉट बनाया, बिल्कुल सही बनाया वो प्लॉट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ करके बनाया होगा। ठीक है, आई डोंट हैव एनी इशू विद दिस प्लॉट। ये हो गया, ये बनाया, और आपने ऐसा बनाया होगा ये प्लॉट। ठीक है, तो इस प्लॉट के साथ भी प्रॉब्लम भी नहीं है, बिल्कुल ठीक प्लॉट है। लेकिन क्या यही प्लॉट होगा? सिर्फ और सिर्फ अगर बच्चा आपको एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है इस वाला और आपको कुछ नहीं बता रहा, तब तो आप यही प्लॉट ले लोगे, ये जनरल है। लेकिन इसके अलावा बच्चा, अगर मैं बोलता हूँ, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, अगर मैं बोल देता हूं इफ a नॉट इज इक्वल टू 0, सॉरी a नॉट इज इक्वल टू 1, इफ a नॉट इज इक्वल टू 1, तो बच्चा ये ln a नॉट कितना हो जाएगा? बच्चा सब टाइप करना बंद करो, अभी फिलहाल टाइप करना बंद करो, सुन लो पहले। टाइप कर रहे हो, सुन नहीं रहे हो फिर आप। ठीक है, ये प्लॉट आपने बनाया, कोई दिक्कत नहीं, y इज इक्वल टू mx प्लस c आ रहा है। बच्चा मैं बोल रहा हूँ टाइप करना बंद करो, हमें बार बार रिपीट नहीं करने वाले इस चीज को। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आपका स्ट्रेट लाइन आगे जो आपने बनाया। लेकिन अब बात आती है, क्या यही प्लॉट होगा सिर्फ? अगर मैं आपसे बोलता हूं, यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये इस प्लॉट पे चलते, इस प्लॉट पे मैंने लाइन यहां से शुरू की, देखो यहां से, है ना? तो सिंस मैंने यहां से लाइन शुरू किया, तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि जो मैंने इंटरसेप्ट माना है वो पॉजिटिव माना है। मतलब मैंने ये क्या लिया, मेरा जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर क्या पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट मेरा नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट है। अगर आप देखो, जो इधर इंटरसेप्ट है मेरा, दिस इज नेचुरल लॉग, दिस इज माई इंटरसेप्ट, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट, है कि नहीं है? तो मैंने इसको पॉजिटिव माना है। अब मुझे खुद बताओ बच्चा, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट पॉजिटिव कब होगा? जब ए नॉट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, यस और नो? तो इसका मतलब यहां पर हम बाय डिफॉल्ट ही मान रहे हैं कि ए नॉट मेरा ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है? तो अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला जाता है, कुछ पूछा नहीं जाता है, तो आप यही प्लॉट को टिक करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसे स्पेशली बोल दिया गया, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ एल एन ए वर्सेस टाइम इफ ए नॉट इज 1, अगर ए नॉट 1 होता है बच्चा, इसका मतलब एल एन ए नॉट इज 0, है कि नहीं है? और ये जो इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन रिड्यूस टू एल एन ए इज इक्वल टू माइनस के टी। तो इसका मतलब यहां पर जो प्लॉट आएगा, तो यहां पर जो हमारा प्लॉट हो जाएगा, एल एन ए ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और टी। तो इंटरसेप्ट क्या बना अभी? 0, ऐसे शुरू। अब एक और केस आ सकता है इससे, मैं बोल देता हूं ए नॉट इज लेस देन 1। ए नॉट पॉजिटिव तो होगा ना, ये तो कंफर्म है। लो 0 से ज्यादा होगा, लेकिन 1 से कम होगा। तो अगर ऐसा कोई केस हुआ, तो अभी एल एन ए नॉट क्या बनेगा? नेगेटिव। एल एन ए नॉट इज नेगेटिव, इसका मतलब वी हैव अ नेगेटिव इंटरसेप्ट, है ना? इट इंप्लाइज इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो जो हमारा प्लॉट है वो कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आया? अब 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा मैसेज पढ़ लूं पहले।
ओके, ठीक है। सो दीज आर 3 केसेस। तो इसमें से बच्चा अगर कुछ नहीं बोला जाता तो फर्स्ट केस विल बी द आंसर। पर ऐसा हो सकता है कि सिंस आपका गेट में MSQ आ चुका है ना, और 3 ऐसे आ जाते हैं, तो आप तीनों को टिक करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कंडीशन अगर बता रही है तो फिर कंडीशन देख के मार्क करना, मतलब A0 इज ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, तो ये चीज है। सो जनरली हम ये वाला प्लॉट पढ़ते जो पहला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सीधा में दिख रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इट हैज एन इंटरसेप्ट विद नेगेटिव स्लोप, तो हमने मार्क कर दिया। लेकिन आपको इंटरसेप्ट के बारे में कुछ नहीं बता रखा, इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव। सो इट डिपेंड्स कि हमारा जो A0 है वो क्या हो। अगर वो ग्रेटर देन 1 होता है तो वो पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने ऊपर से शुरू किया है। पर अगर वो 1 होता है, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन 1 मोलर भी तो हो सकते हैं ना स्टार्टिंग, तो वो 0 होगा, फिर हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर वो लेस देन 1 होता है, लेट्स से 0.9 और 0.8 और 0.1, तो इट बिकम्स नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब है कि 0 से भी नीचे शुरू हो जाए। तो ये हमारे 3 केसेस आते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट केस में मैंने ये बोला है, देखो पहला केस था A0 को 1 से ज्यादा लिया, दूसरा केस था A0 को 1 के बराबर लिया, तीसरे केस में मैंने बोल दिया कि अगर A0 1 से कम होता है, अब A0 पॉजिटिव भी होगा क्योंकि इसका कंसंट्रेशन वैल्यू, तो मैंने बोल दिया अगर A0 1 से कम होता है, तो अगर A0 1 से कम होगा तो ln A0 तो नेगेटिव हो गया ना। अभी बताया मैंने आपको कि 1 से कम वैल्यू और 0 से ज्यादा वैल्यू, मतलब 0 और 1 के बीच की वैल्यू का अगर आप कभी भी लॉग या नेचुरल लॉग लोगे, वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर ln A0 नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब जो इंटरसेप्ट होगा हमारा नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हमने नीचे से शुरू किया, ठीक है। वैसे थर्ड केस आप कौन सा केस बोल रहे हो? ये वाला थर्ड केस जो ln A/A0 का प्लॉट है। थर्ड केस में फोर्थ केस में फर्क है, अगर वो सेम ही होते तो मैं एक साथ करवाता ना। थर्ड केस में वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ A एंड A0, मतलब हम दो कंसेंट्रेशन का रेशियो ले रहे हैं। आप समझो, मेरा A0 1 हो, मेरा A0 1 से ज्यादा हो, थर्ड केस की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड प्लॉट की बात। A बाय नोड, ओके भाई, ऐसे वर्ड यूज मत करो, ऑरिजिन बोल दो नोड की जगह। नोड इट्स नॉट अ करेक्ट टर्म टू यूज हियर, ठीक है। ओके, से ओरिजिन, दैट्स बेटर। मेरे को ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती, नोड वोड यूज मत करना, ठीक है। ओके, सो मैं ये मान रहा हूँ ये वाला प्लॉट, मुझे फिर करेक्ट करो, मैं रिपीट करूंगा तभी। ये वाला प्लॉट समझ रहा हूँ मैं आपका, थर्ड केस जो आप बोल रहे हो, इसको बोल रहे हो क्या, या इस वाले को बोल रहे हो जो आगे है? ओके बच्चा, इस प्लॉट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इस प्लॉट में हम रेशियो ले रहे ए और A0 का। अब आप समझो A0 मेरा 1 है, कि एक केस में 1 से ज्यादा है, एक केस में 1 से कम है, ठीक है, हो गया। अब मैंने लेना है उसका रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू A, मतलब A/A0। तो बच्चा कोई सा भी केस हो, पॉइंट लेट्स से वैल्यू मेरी 1 है, 1 से ज्यादा, 1 से कम है, कोई सा भी केस हो बच्चा, जब टाइम 0 होगा तो A की वैल्यू A0 के बराबर ही तो होगी। अगर A मेरा 1 से ज्यादा, लेट्स से 2 A0, तो A भी मेरा उस वक्त 2 ही होगा 0 टाइम पे। और अगर मेरा A मेरा 1 है लेट्स से, तो A0 पे भी मेरा 1, टाइम 0 पे मेरा A भी 1 ही होगा। और समझो अगर मेरा A0 किसी केस में 0.8 है, तो टाइम 0 पे A भी मेरा 0.8 ही होगा। तो 0.8 by 0.8, 2 by 2, 1 by 1 is nothing but 1, so it will start from the origin। ये चीज समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बच्चा हम रेशियो ले रहे हैं इनिशियल कंसेंट्रेशन का और उस कंसेंट्रेशन का जो टाइम टी पर बचा हुआ है। तो शुरुआत था टाइम 0 पर, तो टाइम 0 पर तो A और A0 हमेशा सेम होगा ना। अब कोई सा भी वैल्यू रख के देख लो, हमेशा 1 ही आएगा। तो इसलिए वो ऑरिजिन शुरू हो रहा है, और उसके बाद नेगेटिव स्लोप से नीचे की तरफ चली गया। समझ में आई चीज? ओके ओके, मैं एक बार थर्ड प्लॉट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड केस, ठीक है, जो हमने अभी फोर्थ प्लॉट का थर्ड केस जो बनाया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ में मैं सिर्फ थर्ड केस रिपीट कर रहा हूँ। आई होप फर्स्ट केस किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये केस तो आपने हमेशा से देखा है, ठीक है।
देखो बच्चा यहाँ पर ये इंटरसेप्ट जो है, जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया, ये इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस इंटरसेप्ट की कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। सो कहने का मतलब आपका जो लाइन शुरू होगा वो किसी पॉइंट से शुरू होने वाला है, और वो पॉइंट डिपेंड करेगा कि ए नॉट की वैल्यू क्या है ना, वो इंटरसेप्ट की जो वैल्यू डिपेंड करेगी कि ए नॉट की वैल्यू क्या है। तो मैंने अगर आपसे बोला कि ए नॉट मेरा ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि ए कंसंट्रेशन शुड बी पॉजिटिव, should be greater than 0. It can be 0.1, 0.2, 1, 3, 4, anything. ठीक, but should be positive. तो मैंने पहला केस ले लिया कि लेट्स से a नॉट इज ग्रेटर देन 1। तो जैसे मैंने a नॉट ग्रेटर देन 1 बोला तो आपका ln a नॉट बिकम्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो इंटरसेप्ट है, जो आपका कर्व, जो लाइन है आपका स्ट्रेट लाइन, वो जो y एक्सिस को काटेगा वो पॉजिटिव एक्सिस में काटेगा उसके। तो इसलिए हमने ऊपर से शुरू किया और नीचे की तरफ लिख रहा है। ये फर्स्ट केस है। फिर मैंने दूसरा केस लिया जहां पर मैंने बोल दिया कि a नॉट इज 1। तो जैसे a नॉट 1 आएगा तो अभी ln a नॉट बना 0। तो ln a नॉट 0 का मतलब क्या हो गया कि अभी जो इंटरसेप्ट मेरा बनेगा, मतलब जो मेरा y एक्सिस कटेगा, मेरा y एक्सिस वो 0 पॉइंट पे कटेगा, जहां पर y मेरा 0 होता है। और y मेरा 0 कहां पर है? ऑरिजिन पे। तो इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया, नीचे की तरफ खींच दिया। मैंने तीसरे केस में बोला कि a नॉट का वैल्यू मेरा 1 से कम है। तो 1 से कम का मतलब क्या हो गया, दैट ln a नॉट बिकम नेगेटिव नाउ, क्योंकि ln a नॉट की वैल्यू तो a नॉट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है ना। तो a नॉट मैंने बोल दिया 1 से कम है, मतलब 0.9, 0.8। आप चेक करो ln 0.8, 0.7 का वैल्यू क्या आता है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ln a नॉट जैसे नेगेटिव आया तो हमें क्या पता लगा कि अभी जो ये y एक्सिस को काटेगा, ये लाइन, ये नेगेटिव y पे काटेगा। और नेगेटिव y कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे, मतलब अगर फर्स्ट एंड सेकंड के बाद, क्योंकि मेरा x शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो नीचे वाली लाइन से शुरू होगा, इसलिए हमने नीचे काटा। अभी क्लियर है ये पॉइंट? बता दो, फिर मैं आगे चलो अगर क्लियर है तो। बोलो। नहीं बच्चा, ऊपर नहीं जाएगी, जैसी लिखी वही रहेगी। ओके। सो बच्चा, कभी भी अगर आपको एक्सपोनेंशियल का प्लॉट या नेचुरल लॉग का प्लॉट कहीं दिख रहा है तो एक हद तक मान लो फर्स्ट ऑर्डर का ही है केस, ठीक है। प्लॉट शुड बी करेक्ट, ये कंडीशन है मेन, ठीक है। ओके बच्चे, सो नेक्स्ट केस इज फिफ्थ। यहाँ पर हम प्योरली कंसेंट्रेशन की बात करते हैं। प्लॉट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए अब ये प्योरली वो चीज है। तो हमें पता है कि जो हमारा लाइन है, जो इक्वेशन है, दैट इज ln a by a नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारा बन गया a by a नॉट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस के टी, एंड a बिकम्स, अब ये हमारी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म आ गई जो एक स्टूडेंट ने पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं उसको। ये इक्वेशन और जो ऊपर लिखी है इक्वेशन सेम ही है, बस ये है कि वो एक्सपोनेंशियल टर्म पे, वो एंटी लॉग की टर्म पे, वो लॉग की टर्म पे, बस ये फर्क है, ठीक है। सो इट्स अ एक्सपोनेंशियल प्लॉट, हमने पढ़ रखा है y इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है ये, ठीक है, c कांस्टेंट, और ये हो जाएगा e रेज टू पे, यहाँ पे माइनस एक्स आ रहा है, देख लो आप। सो हमारा कैसा आएगा, अभी हम सबने प्लॉट पढ़ा है, कैसा आने वाला है? इट्स एन एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, यस और नो? सो इट इज a एंड इट इज t। तो इसका प्लॉट आएगा कुछ ऐसे। क्लियर है? आई होप इसमें कोई इश्यू नहीं है। मैंने सिर्फ आपसे बोलता प्लॉट का शेप ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो बच्चा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कब मीट करेगा, एक्स एक्सिस को कब मीट करेगी लाइन? इन्फिनिटी पे, जब एक्स इन्फिनिटी होगा, है ना। इन्फिनिटी पे करेगा तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं दैट a इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यस और नो?
हम बोल सकते हैं। अब सिंस बच्चा कहने का मतलब हमें इन्फिनिटी टाइम लगने वाला है पूरी रिएक्शन को खत्म होने पे, इससे ये तो मतलब निकला अगर हमारा टी इन्फिनिटी टाइम लग रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 0 होने पे, तो इसका मतलब हमें कितना समय लगेगा पूरी रिएक्शन को कंप्लीट होने पे? इनफाइनाइट टाइम। तो फर्स्ट ऑर्डर कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, या फिर आप दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर हमारी इनफाइनाइट टाइम लेती है कंप्लीट होने पर। इनफाइनाइट का मतलब, ठीक है, हम वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? इट इम्प्लाइज ठीक है। सो दिस इज द आंसर। ओके, हाँ, सो अब हम बात करते हैं, हमारा एक प्लॉट और रहता है हाफ लाइफ में जाने से, एंड दैट इज प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कितना आएगा, क्या आएगा? R इज इक्वल टू के है, तो यही से दिख रहा है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। दिस इज R and this is A, and we will get it like this. स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, नॉट अ कर्व, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत इजी प्लॉट है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, सो हम बात कर लेते हैं टी हाफ का। तो बच्चा डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, हमने पहले डिस्कस कर लिया टी हाफ क्या होता है। और बच्चा मैं इसका एक्सप्रेशन भी डायरेक्ट मार्क कर रहा हूँ, मैं T1/n का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन इसका मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि सबको पता रहता है इसका एक्सप्रेशन क्या हुआ। इसका एक्सप्रेशन 0.693/k होता है कि नहीं होता है? हर एक सवाल में, हर एक एक्सप्रेशन में देखना आप, टी हाफ हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के होगा, देख लेना। हर एक पीछे भी देखा आपने जीरो पे, यहाँ पर भी देखोगे, आगे भी देखोगे आप, ठीक है। ओके, तो यहां से हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसका मतलब टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसेंट्रेशन या ऑफ ए नॉट, इस तरह से लिख ले। जीरो ऑर्डर में हमने देखा कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन और प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यहाँ पर मैं दिख रहा है कि इज इंडिपेंडेंट टू ए नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, जितना समय हमें ए नॉट से ए नॉट बाई टू होने पे लगेगा, उतना ही समय ए नॉट बाई टू से ए नॉट बाई फोर होने पे लगेगा, और उतना ही समय ए नॉट बाई फोर से ए नॉट बाई एट पे जाने पर लगेगा, इन सो। मतलब यहाँ पे हाफ लाइफ हमेशा सेम रहने वाली है। क्लियर है? अगर समझो 20 मिनट लग रहे हैं फर्स्ट हाफ लाइफ में, तो सेकंड हाफ लाइफ में 20 लगेंगे, थर्ड हाफ लाइफ में 20 लगेंगे, फोर्थ हाफ लाइफ में 20 लगेंगे, एंड सो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जीरो पे इट इज प्रोपोर्शनल, इट वाज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। अभी सेकंड में भी देखेंगे क्या आएगा, उसके बाद हम एक रिलेशन बनाएंगे। ओके, सो इसके बाद हम एक प्लॉट बनाते हैं, इट इज प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट। ऐसे प्लॉट को बनाने का तुक नहीं है, क्योंकि आई होप ये सबको समझ में आ रहा है कैसे क्या जाने वाला है प्लॉट, ठीक है, लेकिन स्टिल बना लेते हैं क्योंकि हमने पीछे ही बनाया है। हम सबको पता था टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए नॉट, तो इसका मतलब ए नॉट आप कितना भी चेंज कर लो, टी हाफ में फर्क नहीं आने वाला, मतलब ये रहेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, ठीक है, टू एक्स एक्सिस। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट T1/n। डेफिनेशन हम सबको पता है, तो मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, हम सीधा एक्सप्रेशन पे जाएंगे। T1/n, तो अब मैं यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन यूज करूँ, इट इज ln a0 by a is equal to kt। now at t is equal to T1/n, a कितना हो जाएगा? T1 क्या n क्या होता है? वो समय जहां पर की कंसेंट्रेशन a0/n हो जाए। तो इसका मतलब ये क्या बन गया, ln a0 एज इट इज रहेगा, और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a0 by n, तो ये इंटू पे n चले गया, इज इक्वल टू KT1/n। तो T1/n क्या बना? ये बन गया ln n अपॉन पे k, चेक कर सकते हो। सो दिस इज अवर आंसर। आई थिंक अगर आपने चेक करना है कि क्या ये सही है,
तो आप सेकंड ऑर्डर को चेक कर सकते हो, सेकंड ऑर्डर बोल रहा हूँ, हाफ लाइफ को, क्योंकि एन हमारा क्या था, मैंने आपको लास्ट में बताया, एन इज नंबर, जो कि आपसे पूछा था 1/6, t 1/6 कितना हुआ, तो n is 6, पूछा था t 1/8, तो n is 8, तो अगर मैं 1/2 बोलूंगा t 1/2, तो इसका मतलब n is 2, तो अगर ln 2 रखते हो तो ln 2 is 0.693, तो एक्सप्रेशन इज सेम 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो बच्चा t 1/n याद करने की जरूरत नहीं है, आप t हाफ ही याद रखना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। t 1/n से क्वेश्चन नहीं आते सच, ठीक है, पर पता होना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है याद रखने को। बच्चा यहाँ पे t 1/n हम बना रहे हैं, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि t 1/n का मतलब क्या है, ये वो समय है जो लगने वाला है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन के 1/n टाइम्स बनाने में। 1/n टाइम्स का मतलब हो गया a को a0/n बनाने के लिए। तो जब हमने बोला t हमारा t1/n है, तो इसका मतलब वहां पर a कितना होना चाहिए, a0/n, तो बस a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी a0/n को, तो a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स ln n/k, और n is not order of reaction, it is 1 by that value, 1/2, 1/3, 1/4, तो n is 2, 3, 4, सही है, 2 है। ठीक है, हाँ तो बच्चा ये वैल्यू डाल दी ना मैंने एक ही। ओके ओके क्लास, सो अब हम, ये तो बच्चे हमने बात किया 1/n, t 1/n मतलब 1, t 1/2, 1/4, 1/8, 1/10, इस तरह से। लेकिन कई बार ना, आपने आपने भी पढ़ा होगा कि कई बार आपको इस तरह का टाइम एक्सप्रेशन दिया जाता है। ठीक है, कई बार आपको इस तरह से समझाया जाता है, ये अगर t 99.9% और t 99.9, इस तरह से बताया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ये होता है टाइम टू कंज्यूम। ठीक है, ये होता है हमारा टाइम टू कंज्यूम 99.9% ऑफ रिएक्टेंट। अब जो t 1/n था वो था बचा हुआ पार्ट, कि 1/n टाइम्स बचा हो, लेकिन यहाँ पे 99.9 अगर इस तरह से लिखा है तो इसका मतलब है कंज्यूम पार्ट, कि 99.9% कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, इस तरह से अगर आपसे बोल दिया t 99%, तो इसका मतलब है कि 99% कंज्यूम हो गया है। t 90%, तो इसका मतलब है 90% कंज्यूम, तो बचा हुआ कितना है, 10%। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे बचा हुआ कितना है, 0.1%। इज दैट क्लियर? तो आपसे टाइम किस एक्सप्रेशन में पूछा जाता है, उससे डेफिनेशन चेंज हो जाती है, तो आपका जो रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है उसका वैल्यू में फर्क आता है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/4, तो इसका मतलब t 1/4, तो इसका मतलब है कि अभी रिएक्शन का वो समय निकालना है जब हमारा a का वैल्यू a0/4 होगा, मतलब बचा हुआ पार्ट। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ t 75, तो इसका मतलब हमें वो टाइम निकालना है जब 75% रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है। तो जो इसमें लिखा जाता है वो कंज्यूम पार्ट लिखा जाता है, और जो ऊपर हमने बनाया वो रिमेनिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन उल्टी होती है एक दूसरे की, ये चीज ध्यान रखना। इट्स नॉट बचा हुआ टाइम, इट्स बचा हुआ कंसेंट्रेशन। अच्छा, क्या हर बार अलग आएगा, बताओ हर बार क्या लगाएगा? बिल्कुल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1/2 की वैल्यू बताओ तो वो अलग आएगी वैल्यू। अगर मैं बोलता हूँ 1/4 की वैल्यू बताओ तो वो अलग आनी चाहिए ऑब्वियस। अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आप बोल रहे हो 30 सेकंड में मेरा आधा कंसेंट्रेशन खत्म हो रहा है, 30 सेकंड में मेरा 1/4 कंसेंट्रेशन खत्म हो रहा है। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ही रिएक्शन का 30 मिनट में दो चीजें, दो अलग अलग कंसेंट्रेशन कैसे दिख सकती है अंडर सेम कंडीशंस, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ सेम है। ठीक है, तो वो चीज है।
अच्छा एग्जाम्पल्स मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा, एग्जाम्पल्स आपने बहुत पढ़ने, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स पे परेशान मत हो। हाँ बिल्कुल हाफ सेम आएगा ना, कहने का मतलब क्या है इधर, तो हाफ सेम से इसका क्या लेना देना है बच्चा, इट इज नॉट T1 by 1 by n इज जनरल एक्सप्रेशन, इट कैन बी 1/10, तो 1/10 का 1/2 से क्या लेना देना मुझे जरा समझाओ। टी हाफ विल बी सेम, मैंने ये बोला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, 3/4 75 डिफरेंट, दे आर डिफरेंट। ओके ठीक है, ओके सो हमने ये T1/n भी देख लिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का, और हमने लास्ट में एक और एक्सप्रेशन लिखा टाइम को रिप्रेजेंट करने का। तो इतना ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी तरीके से आए सवाल, तो आपने ध्यान दे रहे हैं कि आपको एक्सप्रेशन किस तरह का पूछा गया, ठीक है। सो एक में आपका रिमेनिंग होगा, एक में आपका कंज्यूम पार्ट होगा, ठीक है। और इतना ध्यान रखना टी हाफ का वैल्यू हमेशा सेम रहने वाला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, भले आप फर्स्ट हाफ लाइफ की बात करो, सेकंड हाफ लाइफ की बात करो, थर्ड हाफ लाइफ की बात करो, पर टी हाफ की वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट होगी T1/3 से, T1/4 से, 1/5 से, 1/6 से, दे कैन नॉट बी सेम, ठीक है। ट्वाइस हो सकती है, थ्राइस हो सकती, डजंट मैटर, बट दे आर डिफरेंट, ठीक है, मुझे इसका मतलब है। बिल्कुल एन बदलोगे तो आपका T1/n बदलेगा ना बच्चा। अगर आप खुद देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1/4 तो ये ln4 हो जाएगा, ये ln n है ना, तो n की जगह 4 रखूंगा, ln4 इज ट्वाइस ऑफ ln2, तो इट इज 2 × 0.693, तो दैट्स आंसर, ठीक है। ओके सो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर भी यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो एक बार आप सेकंड ऑर्डर की तरफ मूव करते, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो बच्चा यहाँ पर हमारे पास बेसिकली दो केसेस बनते हैं, ठीक है। एक केस होगा कि हमारा सेम रिएक्टेंट है और वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक केस होगा जिसमें कि हमारे दो डिफरेंट रिएक्टेंट है और दोनों रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, तो टोटल ऑर्डर कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। तो हमारा एक केस में ले रहा हूँ सिंगल रिएक्टेंट का, ये ठीक है, आप ए प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे उसमें, ठीक है। और एक मैं लिख रहा हूं आपका ए प्लस बी गिवन प्रोडक्ट, दो अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर इसका रेट लिखता हूं, रेट लॉ, सो इट बिकम्स के ए स्क्वायर बिकॉज द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और अगर मैं यहां पर इनका रेट लिखता हूं तो इट बिकम्स के ए इंटू के बी, यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। अब बच्चा जो फर्स्ट केस है जो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है वो बहुत सिंपल केस है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, आप देख सकते हो, सिंपली आप उसे डिफरेंशियल फॉर्म पे लिख के इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को खत्म कर दोगे, एक्सप्रेशन बना दोगे, ठीक है। प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट केस वाले पे जो हमारा a प्लस बी है, ठीक है। हाँ हो सकते हैं, बट दैट डजंट मेक डिफरेंस क्योंकि ओवरऑल ऑर्डर आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बच्चा, ये चीज आपके कहीं पे भी फॉलो हो सकती है जो हमने यहाँ पढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर बात करते हैं। सो अगर समझो ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट और ओवरऑल ऑर्डर आपका 2 है, तो यहाँ पे चीजें डिपेंड करेगी कि आपका इंटीग्रेटेड फॉर्म कैसा आएगा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड, ये चीज डिपेंड करेगी, मतलब आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, कि आपका ए और बी का कंसंट्रेशन कैसा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे दो केस बन सकते हैं, ऑब्वियस है, सुन लेना ठीक है अच्छे से।
पहला केस हो सकता है जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो इनिशियल, मतलब जो ए नॉट है वही बी नॉट है, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है जब दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, ए नॉट का कुछ वैल्यू, बी नॉट का कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो बच्चा हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम है। मैं वो वाला केस आपको बताऊंगा, उसका एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे जब दोनों का डिफरेंट होता है, ए नॉट अलग होगा, बी नॉट अलग होगा, लेकिन उसको मैं अलग जगह यूज करूंगा, उसको मैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन समझाने के वक्त यूज करूंगा, ठीक है। तो उसका एज सच हमारा इंटीग्रेटेड पार्ट समय एज सच को उसका इंपॉर्टेंस है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं उस इक्वेशन को आपको लिख के दिखाऊंगा जब मैं सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस की बात करूं, क्योंकि वहां पर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन होगी, तो हम ये देखेंगे किस तरीके से बायोमोलिकुलर रिएक्शन आपकी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में चेंज हो रही है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ए टू प्रोडक्ट इज अ सिंपल फॉर्म, नो इशू विद दैट, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट में हमारा दोनों का रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में ऑर्डर 1 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर आपका 2 है। और इस कारण से क्या होगा कि अगर हमारा दोनों रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होता है तो उस वक्त हमारा इंटीग्रेटेड फॉर्म कुछ अलग आएगा, और जब दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है तो उस वक्त हमारा क्या आएगा, एक्सप्रेशन अलग आएगा। तो यहाँ पर जो केस हम लेंगे वो ये केस पे चलेंगे कि ए नॉट और बी नॉट सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ए नॉट एंड बी नॉट हमारा क्या है, सेम है। तो और इसको थोड़ा हटा रहा हूं, ठीक है। मैंने से क्या कर दिया, मैंने से हटा दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट था, ये मेरा बी नॉट था, ठीक है। और हमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट, जिससे क्या परेशान ना, ठीक है। सो यहाँ पे जब टाइम टी आएगा तो भाई ये कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करेगा, है कि नहीं है। तो और ये कंज्यूम होकर कितना बच्चा हो कंसंट्रेशन हो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो हमने क्या बोलते हैं, टाइम टी के बाद इसकी कंसंट्रेशन ए है। तो भाई रिएक्शन से पता लग रहा है जितना ए कंज्यूम होगा उतना ही बी कंज्यूम होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इट बिकम्स बी नॉट माइनस पे एक्स। तो भाई सीधी सी बात है, बी नॉट का वैल्यू ए नॉट के बराबर है और बी नॉट में से भी एक्स ही कंज्यूम हो रहा है, तो ये जो बी बनेगा टाइम टी के बाद, यहां पर भी हमारा ए और बी सेम नहीं होगा, या सुनो ये चीज समझ में आ रही है। हमारा देखो ए नॉट बी नॉट सेम है और ए नॉट माइनस एक्स है, बी नॉट माइनस एक्स है, तो इसका मतलब ए नॉट माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू बी नॉट माइनस एक्स। तो हमें यहाँ से एक चीज समझ में आ रहा है कि शुरुआत की कंसंट्रेशन अगर दोनों की सेम होगी तो टी टाइम के बाद भी जो कंसंट्रेशन बचेगी वो भी दोनों की सेम होने वाली है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो अगर मैं अब इसका रेट लॉ लिखता हूं दैट आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के ए बी, तो क्या मैं इसको के ए स्क्वायर नहीं लिख सकता, यस और नो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो डिफरेंट रिएक्टेंट है और दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है तो जो आपको एक्सप्रेशन मिलता है या जो आपका केस बनता है वो सेम ये वाला केस बन जाता है, ये वाला। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज है, तो कहने का मतलब आपके दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स है या सिंगल रिएक्टेंट है, सेम केस बनेगा अगर डिफरेंट रिएक्टेंट वाले केस में कंसंट्रेशन सेम है इनिशियल, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशियल फॉर्म बना रहा हूँ और फिर इसके इंटीग्रेशन पे जाएंगे, कोई इशू नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो केस नहीं फॉलो किया जिसमें कि कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, तो वो केस मैंने आपको पहले बता दिया, मैं उसका एक्सप्रेशन आपको दूंगा लेकिन किसी और पर्पज से, इस पर्पज में नहीं, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो तब हम उसको देखेंगे कि हाँ किस तरह, तो आप शायद आपको अच्छा भी लगे कि हाँ पे कुछ 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 आपको कनेक्ट होते हुए दिखे चीजें जो मैं आपको बताना चाहूँ, इसलिए मैंने उसको उसके लिए रखा हुआ उस पार्ट के लिए। ओके सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा काम किया, हमने रेट लॉ लिख लिया, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन व्हिच आई वांट, ये मैंने लिख लिया। आप इधर बॉक्स में कवर कर सकते हो, नहीं तो नीचे वाले को कर सकते हो, डजंट मैटर, सेम है। तो अब हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिख दिया। डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो इट बिकम्स माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस डी ए बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू के डी टी, जीरो से टी, ए नॉट से ए, ठीक
तो इसका मतलब इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इसका एक्सप्रेशन जो आएगा दी फाइनल 1/a, मैंने माइनस अंदर ले लिया पहले ही, ठीक है, 1/a0 इज इक्वल टू kt, ठीक है। और सेकंड इस वाले केस के लिए 1/b माइनस 1/b0 इज इक्वल टू kt भी लिख सकते हो, बिकॉज a और b सेम है, a0 और b0 सेम है। सो दिस इज अवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज अवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, दिस इज अवर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। क्लियर है? इसमें किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो मुझे बता दो, तो मैं डिस्कस कर लूं फिर से। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चा, यहां पर मैंने डिफरेंट रिएक्टेंट में इनिशियल कंसेंट्रेशन सेम वाला केस लिया है, और यही केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन जनरल, ठीक है। बच्चा ये मैंने वो लिया है जहां पे कि आपका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो आप ऑब्वियस उस 2 को फिर लगाओगे ऊपर। जनरल केस तो हमने पीछे बनाए रखा ना, जिसमें भी बोल रहा 2a से प्रोडक्ट बनेगा अगर, तो आपका वो 2 ऊपर जाएगा फिर, जैसे हमने पीछे बनाया था, ठीक है। तो वो चीज है। बच्चा दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट है, हमें उनकी प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, हमें उनकी कंसंट्रेशन से मतलब है। हमें ये देखना है कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर उनका इनिशियल अमाउंट सेम होगा तो मैं a0 की जगह b0 लिख सकता हूँ, b0 की जगह a0 लिख सकता हूँ, जो मेरी इच्छा है, पहली चीज। अब उसके बाद मुझे मेरे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है तो वो चीज होगी जब मैं उसे क्या करूंगा कि कितना मेरा एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और उतने ही समय में कितना मेरा दूसरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दोनों का मैंने स्टोइकियोमेट्रिक सेम रखा है, तो इसका मतलब मेरा एक a0 माइनस एक्स है तो दूसरा भी b0 माइनस एक्स होगा, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू भी मेरी सेम आने वाली है, ठीक है। ओके, हाँ, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है और फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट है बच्चा, उसका फिर एक्सप्रेशन अलग आता है, उसका फिर एक्सप्रेशन अलग है, उसमें इंटीग्रेशन लंबी जाएगी। तो उस आपने इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है, फाइनल कंसंट्रेशन डिफरेंट है, सेम केस है, उसका एक्सप्रेशन एक जैसे आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो एक चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो उसका डिफरेंट, उसका कंसेंट, उसका जो एक्सप्रेशन है फिर अलग आएगा, तो उसके लिए आपको फिर पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन को जाना पड़ेगा, उसके बाद आंसर निकालना, ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं क्लियर कर रहा हूं मैंने यहाँ पे क्या बोला है। मैंने वो केस लिया है जहां पर दोनों का इनिशियल कंसेंट्रेशन सेम है और टाइम टी के बाद भी कंसेंट्रेशन सेम आ रहा है। अगर स्टार्टिंग कंसेंट्रेशन दोनों की डिफरेंट आएगी तो एक्सप्रेशन अलग बनेगा। अगर इनिशियल कंसेंट्रेशन सेम है लेकिन फाइनल कंसेंट्रेशन डिफरेंट है, फिर आपका एक्सप्रेशन अलग आएगा, ठीक है। मुझे अभी उन एक्सप्रेशन से कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने उनको टच नहीं किया। एक एक्सप्रेशन मैं जरूर आपको दूंगा क्योंकि मुझे उससे कुछ एक्सप्लेन करना आपको, क्लियर है। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि यहाँ पे सर अगर 2 होता तो बच्चा 2 होता तो ऑब्वियसली मैं 1/2 माइनस da/dt करता और फिर उस 2 को ऊपर कैरी करके मल्टीप्लाई करता। तो मैं जो मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ वो k के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं da/dt के साथ मल्टीप्लाई नहीं करने को नहीं कह रहा, मैं k के साथ मल्टी, तो वो करना पड़ता मेरे को, सिंस मैंने वहां पे उसे भी इग्नोर किया क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों एक्सप्रेशन को सेम रखना चाहता हूँ, ठीक है। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट हो, मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हो, जरा मुझे एक्सप्लेन करो फिर से। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेट, टाइम इंडिपेंडेंट है मतलब कभी चेंज नहीं होगी, ये कहना चाहते हो आप? ये कहना चाहते हो ना बी की कंसेंट्रेशन सेम है थ्रू आउट, है ना। और कंसेंट्रेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर, तो क्या होगा? इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है।
इट विल वर्क आउट एज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इवन तो आपका बी के ऊपर डिपेंड कर रहा हो कुछ ना कुछ, और इट विल शोज द रिजल्ट एज ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये इस तरह के रिजल्ट दिखाएगा जैसे कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हो गया? तो आपका सवाल ये था कि अगर बी है, बी का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, मतलब इट्स अ कांस्टेंट बेसिकली, और आपका ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, तो मतलब जिसका कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रह जाता है थ्रू आउट, तो उसका ऑर्डर इफेक्ट नहीं डालता रेट ऑफ रिएक्शन पे। ये हमने इनिशियल रेट मेथड में भी देखा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा कि हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट है जिसकी कंसेंट्रेशन विद टाइम चेंज हो सकती है, विच इज ए इन दिस केस, तो जो उसका ऑर्डर होगा रिएक्शन वैसे ही बिहेव करेगी। क्लियर है? और कोई डाउट है भाई पूछ लो। अच्छा, लास्ट इक्वेशन में इंटीग्रेशन किया है, वो कर दो ना, 1/x⁴n का इंटीग्रेशन होता है, वो इंटीग्रेशन है सिंपली, वो इंटीग्रेशन करो, अपने आप आंसर दिखेगा। ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन लास्ट में, और कुछ नहीं। ओके, तो बच्चा हमने ये एक एक्सप्रेशन बना लिया। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि हमारा जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है दैट इज 1/a माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kT। अगेन अगर मैं यहाँ पे T1 और T2 के रिस्पेक्ट में रिलेशन बनाना चाहता हूँ, तो अभी मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, आप फिर से इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज करके भी जा सकते हो, वापस इंटीग्रेट करके, नहीं तो a की जगह हम क्या रख ले, a2, a0 की जगह क्या रख ले, a1, और t की जगह क्या रख ले, t2 माइनस t। ये मैंने आपको तरीका बता रखा, आप ऐसे जा सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, सो दिस इज अवर सेकेंड ऑर्डर। कौन सा पावर 2 बच्चा, कौन सा पावर 2? जरा मुझे बताओ कौन सा पावर 2 बोल रहा हूँ। अच्छा, वो इंटीग्रेशन में चेंज हो गया ना। ये देखो ऐसा होता है आपका x⁴n जो होगा ना, इसका इंटीग्रेशन कभी भी करोगे तो ये आता है x⁴n+1 अपॉन पे n+1। ठीक है, लिमिट्स है x1 से x2, तो आप n+1 को टच नहीं करोगे, लिमिट्स ऐसे जाएगी x1 से x2। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं x2 n+1 माइनस पे x1 n+1। दिस इज द फाइनल आंसर किसी भी इंटीग्रेशन। अब चेक करके देखो, इस 1/a² को मैं a⁻² लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? देखो इसे यहाँ पे देखो, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, a0 हो गया, a हो गया, और इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये a² है ना, तो a⁻² हो जाएगा ना, तो इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ x⁻² dx। x इज a0, a इन दिस केस। ठीक है, तब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कैसे हो जाएगा, x⁻² प्लस पे 1 अपॉन पे -2 प्लस पे 1। लिमिट्स यहाँ पे रहेगा x1 से x2। आप नोट कर लेना, मैं हटा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये कितना आ गया, इट बिकम्स x⁻1 अपॉन पे -1। देख लो लिमिट्स होगी, ये हो गया x0 और ये हो गया x, इस तरह से लिमिट रखते हैं, दिस इज x एंड दिस इज x0। तो जब मैं इसको यहाँ रखूंगा तो ये बन जाएगा हमारा x-1 माइनस पे x0 -1 अपॉन पे, देख लो। ठीक है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, -1 को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 ऊपर आया, हो जाएगा 1/x विच इज 1/a माइनस पे 1/x0 विच इज 1/a0। अब ये -1 यहाँ पर आ रहा है ना, और देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में आ गया? तो ये इंटीग्रेशन है सिंपल सा, तो इंटीग्रेशन करें हम लोग, और कुछ
ठीक है, तो जिसने भी इंटीग्रेशन पूछा तो मैंने बताया, आप एक बार लिख लो, फॉर्मूला लिखना तो ये फॉर्मूला लिख लो। और ये मैं इसलिए नहीं बताया मैंने यहाँ पर क्योंकि ये बता बहुत ही बेसिक था, ये मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, क्योंकि उधर मैथमेटिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा इतनी जरूरत नहीं, इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया उसको। वहां पे मैं डिफरेंशिएशन को बेसिकली डिस्कस करूंगा, बेसिक, जो आप में से कईयों को तो ऐसे ही पता होगा। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन, तो एक बार आप नोट कर लो प्लीज। इस एक्सप्रेशन को जरूर नोट कर लो। चलो मैं हटा नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना एक्सप्रेशन लिख दो यहाँ पे। ओके, अभी आप लिख लो जो लिखना है इसमें। ओके बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Okay, so graphical representation. Again, first is unit of K. क्या आएगा? Per mole second, sorry, per mole liter per second. ठीक है, so this is the unit. इसके बाद हम बात करते हैं प्लॉट की। दिस इज प्लॉट ऑफ 1/a minus 1/a naught versus time. वर्सेस टाइम। चलो बनाओ, क्या आएगा? क्या चाहिए? हम सबको पता 1/a माइनस पे 1/a naught is equal to kt, so it's a y is equal to mx. So y is equal to mx and m is positive, so in this case it's straight line. ठीक है, so straight line. इसके बाद मैं अगर आपसे बोलता हूँ प्लॉट ऑफ 1/a वर्सेस टाइम, तो अब हमें 1/a को y करना है, तो क्या हो जाएगा? We all know that 1/a minus 1/a naught is equal to kt. We all know this. So 1/a will become 1/a naught plus by kt. So it is kind of y is equal to c plus mx, and c is positive because a naught cannot be negative. So and m is again positive. So in this case we have intercept having value of positive, having positive value. ठीक है basically. So ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, so ये वाला प्लॉट आपसे टिफर में आ रखा है, ये वाला प्लॉट, थर्ड प्लॉट डायरेक्ट पूछा गया बिल्कुल। ठीक है, थर्ड प्लॉट टिफर में आया हुआ है। चलो फोर्थ बनाते हैं अभी। आई थिंक ये तो इजी से है ना। अभी ये तो जीरो ऑर्डर के और फर्स्ट सेकंड ऑर्डर के इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि फर्स्ट के भी इजी है, लेकिन फर्स्ट में मैंने कुछ केसेस बना के दिए, तो थोड़ा सा आप में अगर किसी ने फर्स्ट टाइम देखा होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे मैं उम्मीद करता हूँ कि उस चीज का भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से हमने किया है। ओके, सो फोर्थ, आई थिंक फोर्थ प्लॉट था ये वाला। हाँ, तो फोर्थ प्लॉट देख लेते हैं एक बार। अच्छा, फोर्थ में मैं अगर आपसे बोलूं प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, तो कोई मुझे बताएगा कैसा आएगा? रेट वाज इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो ये कैसा बन गया? y is equal to cx square. c is constant basically, तो it's a equation of, कौन सी इक्वेशन है बच्चा ये? which equation is this? बोलो, पैराबोला, बिल्कुल, it's a parabolic equation. देख लो,
नॉट हाइपरबोला बच्चा, इट्स अ पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। इट इज कंपैरेटिवली इजी अगेन, क्योंकि हमें इसे पॉजिटिव क्वाड्रेंट से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेचुरल लॉग नहीं, कुछ नहीं है। सो रेट एंड कंसंट्रेशन, इट इज लाइक दिस, ठीक है। चलो एक सवाल मैं अगर पूछूं आपसे, अगर आपको बोला जाए रेट वर्सेस स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, तो कैसा आना चाहिए? रेट वर्सेस पॉसिबल है, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, तो ये बताओ। तो पॉसिबल ही नहीं है। रेट वर्सेस स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं बच्चा, बच्चा एलन तभी आएगा ना जब इक्वेशन पे आएगा। मैं अपनी मर्जी से कैसे लेकर आऊं बच्चा एलन, बताओ। आप मुझसे बोलोगे सर मुझे एलन लेकर आना चाहिए, मुझे एलन कैसे लेकर आऊं एलन, जब एलन है ही नहीं उधर। अगर एक तरफ एलन लाऊंगा तो फिर दूसरी तरफ भी एलन होगा, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। वो चीज है, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हो एलन का, बना सकते हो, लेकिन फिर हमें दोनों तरफ एलन इंट्रोड्यूस करने, तो पूरा एलन एलन ही चल रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखना। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भी दे दिया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा केस आ जाए, प्लॉट ऑफ रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, द क्लास छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ना कई बार इग्नोर करते हो और कुछ नहीं, बस मैं उन चीजों को आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको लगे हाँ यार ये कभी सोचा नहीं, कि मुझे ही पता है ये सब चीजें हम ध्यान नहीं देते जब हम पढ़ते हैं, पता हम सबको होता है लेकिन हम ध्यान नहीं देते। तो रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर होता है। अब मैंने बच्चा आपसे बोल दिया कि मुझे ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में प्लॉट चाहिए, तो ये कैसे बन गया? वाई इज इक्वल टू एम एक्स नहीं बन गया, क्योंकि ना एक्स इज ए स्क्वायर इज एक्स। पहले मेरा ए एक्स था तो इसलिए वो एक्स स्क्वायर बन गया, अभी लेकिन मेरा ए स्क्वायर इज एक्स, तो इट बिकम्स एक्स ओनली। समझ में आया? सो इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ए स्क्वायर और you get rate, so it should be a straight line like this. समझ में आया? खुद देखो एक बार, कुछ कंफ्यूजन आ रहा है क्या? तो देखो इसे एक बार, कंफ्यूजन आ रहा है क्या तो मुझसे पूछ। बोलो बच्चा, कोई कंफ्यूजन है किसी को? बच्चा मैंने म्यूट किया था। अरे बच्चा ये मत लिखा करो कि सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मतलब अगर मैंने म्यूट कर रखा है तो ऑब्वियस है, म्यूट अपने आप थोड़ा होता है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ इसलिए म्यूट किया मैंने उस वक्त। ए स्क्वायर बिकम्स एक्स हाउ? बच्चा मैंने पहले ही बता रखा ना, प्लॉट ऑफ समथिंग वर्सेस समथिंग, जब भी मैं बोलूंगा तो जो लेफ्ट साइड में होता है ये वाई एक्सिस होता है और ये वाला हमारा एक्स होता है। ये बच्चा टाइप मत करो, स्क्रीन के नीचे आ जाता, लिखा नहीं आता पे। ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो अभी मैं बोल रहा हूँ एक्स एक्सिस मेरा ए स्क्वायर है, मतलब एक्स इज माई ए स्क्वायर। तो बेसिकली अब मेरा ये एक्स हो गया ना, ये एक्स है मेरा ए स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं एक्स लिखूंगा, रेट की जगह वाई लिखूंगा, तो इट बिकम्स वाई इज इक्वल टू एम एक्स। अब खुद देखो, ऐसा नहीं है कि रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर लिखा तो पैराबोला ही होने वाला हर वक्त, नहीं। आप देखोगे किसके रिस्पेक्ट में बोला गया बनाने को। अगर ए के रिस्पेक्ट में बोला जाता, देखो यहाँ पे मैंने ए लिया एक्स को, ये देखो एक्स क्या है मेरा ए है, तो अब ये ए स्क्वायर है तो इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एक्स है वो ए स्क्वायर ही ले लिया मैंने, है ना, तो ये मेरा ए स्क्वायर की जगह एक्स रखा जाएगा ना, तो इट्स अ स्ट्रेट। आई बिलीव आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बच्चा दोनों सेम कैसे है? आप प्लॉट देखो, एक्सिस देखो, एक्सिस देखो दोनों। हाँ ठीक है, ओके डन है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमने ये भी देख लिया, तो अभी टी हाफ ही देखते हैं हम लोग। जरा टी हाफ एक्सप्रेशन बनाओ बच्चा सभी, टी हाफ से फिर हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम जिनके ऊपर क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज फिफ्थ केस, आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं सिक्स्थ केस। टी हाफ जरा को निकालेगा इसका वैल्यू, हम सबको पता 1/a
माइनस पे 1/a0 इज इक्वल टू kt। सो जब t हमारा t हाफ होगा बच्चा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/a0/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा और ये a0 नीचे रहेगा, है ना कि नहीं है। माइनस 1/a0 इज इक्वल टू kt हाफ। तो t हाफ क्या हो जाएगा, t हाफ बिकम्स 1/k a0। तो यहां से मैं क्या दिखा, यहां से मैं दिख रहा है t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी हमें। कहने का मतलब क्या है, बच्चा हमने टी हाफ निकालना था ना, तो मैंने टी हाफ का कंडीशन डाल दिया। टी हाफ में हमारा क्या होता है, जब टी हाफ होता है तो ए हमारा a0/2 होता है ना, तो ए की जगह a0/2 रख दो, 2 ऊपर आ जाएगा, तो हमने वो रखा। तो यहाँ से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गया था, टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। मतलब जितना कम मेरा a0 होगा, उतना ज्यादा मेरा टी हाफ होगा। कहने का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इनिशियल कब होती है, जब 1 होता है फर्स्ट हाफ लाइफ में, तो ये कम होगा, उसके बाद मेरा ये होगा, और उसके बाद मेरा ये होगा। समझ में आई चीज भाई, जितनी कम मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा टी हाफ आएगा ना। तो थर्ड हाफ लाइफ में मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन सबसे कम होती है, a0/4। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा टी हाफ लाइफ फर्स्ट सबसे कम होगा और टी हाफ लाइफ थर्ड सबसे ज्यादा होगा, तीनों। अब अगर मैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर को देखूं, तो जीरो ऑर्डर में मुझे दिख रहा था टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a0। फर्स्ट ऑर्डर में मुझे दिखा टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ a0, एंड सेकेंड ऑर्डर में मुझे दिखा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0। तो बच्चा इन तीनों को अगर मैं जनरलाइज करूं, बाकी ऑर्डर से भी हम यही देखते हैं, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इन जनरल टी हाफ is inversely proportional to a0 n minus 1। अब देख सकते हो, where n is order of reaction, n क्या है, order of reaction। इसके बाद अब देखो बच्चा, हमें n पता लग गया। अब इस एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर मेरे पास टी हाफ है इस प्रोपोर्शनलिटी पे, और मेरे पास a0 है, मेरे पास ऑर्डर है n है। तो बच्चा अगर आपको समझो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट दिया जाता है जहां पे कि आपको अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है एक ही रिएक्शन की, और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ दी गई है, तो क्या आप इसको इस रिलेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब अगर समझो मेरे पास एक एक रिलेशन एक एक्सपेरिमेंट किया हमने, जिसमें मैंने एक कंसंट्रेशन ली, लेट्स से a01, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आई मेरी टी हाफ 1। तो मैंने बोल दिया देखिए टी हाफ 1 जो होगा मेरा, ऑब्वियस ये प्रोपोर्शनल होगा मेरे a01 से। बच्चा एक बार टाइप मत करो, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि मैंने कंसंट्रेशन बदल दी, a02 ले ली, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ भी मेरा टी हाफ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a0 2 n minus 1। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लेता हूँ टी हाफ 1 अपॉन पे टी हाफ 2, तो भाई ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी रेशियो लिया जाएगा, तो ये a0 2 ऊपर आएगा, a0 1 नीचे जाएगा, और रेश टू पे क्या आ जाएगा n minus। दिस इज कॉल्ड हाफ लाइफ मेथड।
ये कौन सा है मेथड है? हाफ लाइफ मेथड। इसके क्वेश्चन हम करेंगे, सारे क्वेश्चन बच्चा नेक्स्ट क्लास में होंगे क्योंकि आज इसी में टाइम निकल गया पूरा। ठीक है, दिस इज हाफ लाइफ मेथड। तो अब यहाँ पर देख लो हाफ लाइफ मेथड, यहाँ पे मतलब एन निकालना है हमने, तो एन निकालने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 कंसंट्रेशन एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ। 2 से ज्यादा कितनी भी दे रहे हो हमें कोई मतलब नहीं है, एटलीस्ट हमें 2 की जरूरत है, कम से कम 2 होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो बच्चा अगेन हाफ लाइफ मेथड आपको टेबलर फॉर्म पे आ सकता है, नहीं तो स्टेटमेंट फॉर्म पे पूछा सकता है। ठीक है क्वेश्चन, तो दिस इज द हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो बच्चा नेक्स्ट क्लास में आप सभी को कुछ असाइनमेंट मिले किसी के? यस और नो? ओके, अभी नहीं मिले? ओके, तो फिर वो देंगे। ओके बच्चा, मिल जाएगा होपफुली, एक आध दिन में मिल जाना चाहिए। एक बार आई थोड़ा सा वो हो जाए, क्लियर हो जाए कि कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, तो उस हिसाब से शायद वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, एक बार वो ऑफिस में आप पूछ लेना। ठीक है, तो हमने हाफ लाइफ की बात किया। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्लॉट की। तो अच्छा अनम्यूट, मैं क्लास के बात करूंगा, अभी थोड़ा सा काम रहता है सेकंड ऑर्डर का, ये खत्म कर लेते, क्लास खत्म होने से पहले। 7th है हमारा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस ए नॉट, चलो बताओ प्लॉट कैसा आएगा? इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस, जो हमारे पास है, कैसा आएगा प्लॉट? बताओ। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अभी थोड़ा क्लैरिटी आएगा। लिख सकता हूँ, तो ये कैसा हो गया? y raised to 1 dot x raised to 1 is equal to constant and both are positive। मैंने बोलता दोनों या तो पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव पावर, so it's the equation of hyperbola। ठीक है, it's the equation of hyperbola, this is hyperbolic equation। ठीक है, कोई मुझे एग्जांपल देगा कोई हाइपरबोला आपने कभी पढ़ा हो? बहुत फेमस है। कोई देगा मुझे एग्जांपल हाइपरबोला का जो आपने कभी पढ़ा हो? हाइपरबोला का प्लॉट कैसा होता है? समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बॉयल्स लॉ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है ये जरूर बता देना। हाँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी केस आता है हाइपरबोला का। ओके, सो दिस इज द 7th केस। अब मैं आपसे बोलूं बच्चा इसी को, ओके, अब मैं आपसे अगर बोलूं कि प्लॉट ऑफ टी हाफ वर्सेस 1 अपॉन ए नॉट बताओ मुझे। ये तो अभी इसको समझो ये कैसा है। टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन के नॉट। तो अभी इन्होंने 1 अपॉन ए नॉट को एक्स बोल दिया है, तो इट बिकम्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन के एक्स, मतलब के 1 अपॉन के इज बेसिकली m। ठीक है, इट इज mx, so it's a straight line।
ठीक है, तो एक लास्ट टाइम कर लेते हैं 12th विच इज T1/n, सॉरी 9th T1/n। T1/n क्या होगा, हम सबको पता है 1/a माइनस पे 1/a0 KT होता है। तो जब T1/n के बराबर होगा तो A मेरा A0/n होगा, है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू डालूं तो बन जाएगा n पे A0 माइनस पे 1 पे A0 इज इक्वल टू KT 1/n। तो T1/n will become n-1 K n। So this is the final form। ठीक है, so this is the final form। अच्छा, T को मैंने कहा लिया है y एक्सिस में, x एक्सिस में, सॉरी, इट इज 1/a0, मैंने कहीं पे भी नहीं लिया उसको। ठीक है, T हाफ को मैंने y एक्सिस में लिया, लेकिन x में मैंने कंसंट्रेशन को लिया है। अब चेक करो, इट इज 1/a not 2। बच्चा देखो, हमने यहाँ से क्या किया, हमने यहाँ से जब निकाला तो हमें सेकंड ऑर्डर में देखा T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A0। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गया कि अगर जीरो ऑर्डर के लिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल A0 के, तो इन जनरल मैं तीनों ऑर्डर के इंफॉर्मेशन से निकाल नहीं सकता that T half will be proportional to 1/a0 n-1 where n is order of reaction। आप खुद देख लो, अगर n 0 होता है तो A0-1 होगा जो ऊपर चले जाएगा, तो T half is directly proportional to A0। 1-1 होगा, n अगर 1 हुआ तो 1-1 is 0, A0 is 1, तो it is independent। और अगर n 2 होता है तो it is 1/a0। तो फिर हमने क्या बोला कि अगर समझो यहाँ पर देखो हमारे पास T half है, मतलब हमारे पास जो अननोन वैल्यूज है T half, A0 एंड n, ठीक है। तो अगर मेरे पास समझो मैं कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूँ और उसका मैंने एक इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ लिया, लेट्स से 500 और लेट्स से 20, ठीक है, कुछ भी ले ले सिंपल सा। तो हमने देखा कि वो 20 का हाफ लाइफ कितना लग रहा है, तो हमने वो हाफ लाइफ रिकॉर्ड कर लिया। अब मैंने सेम रिएक्शन किया लेकिन कंसंट्रेशन बदल के गया, लेट्स से वो कंसंट्रेशन अभी है 30, अब मैंने देखा उसका हाफ लाइफ कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करते हैं, हमें पता है ये रिलेशन द T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a0 रेज़ टू 10-1। तो इसका मतलब जो फर्स्ट हाफ लाइफ होगी पहले वाली कंसंट्रेशन की, वो भी T हाफ 1 जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू A0-1 होगा रेज़ टू 10-1, सिमिलरली 2 भी होगा। तो उसके बाद मैंने दोनों का रेशियो ले लिया। तो कहने का मतलब अगर मुझे किसी भी ऑर्डर के लिए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ दे रखी है, एटलीस्ट दो कंसंट्रेशन और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हाफ लाइफ, दो से ज्यादा कितनी भी वो एक्स्ट्रा मान ले, ठीक है, तो हम अपने हाफ लाइफ मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखना, इट इज ऑलवेज बी T हाफ 1 अपॉन पे T हाफ 2 इज इक्वल टू A02 अपॉन पे A01। A02 ऊपर है, A01 नीचे है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, रेज़ टू 10-1। तो दिस इज हाफ लाइफ मेथड। इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो उससे अभी परेशान मत हो। बाकी और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके बच्चा, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर भी आपका ओवर है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपका, हम पहले क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम थर्ड ऑर्डर को भी एक बार देखेंगे और उसके बाद ये वाला सेक्शन सूडो यूनिमॉलिक्यूलर देखने के बाद वाइंड अप करेंगे इस वाले सेक्शन को, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है।
हाँ बच्चा, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन होंगे। पहले तो स्टार्टिंग आई थिंक हाफ एन आवर और 1 आवर क्वेश्चन ही होंगे। बच्चा बनाना है उसका रेट इक्वेशन अगर सेकंड, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट, मतलब उसके भी हाथ में क्वेश्चन नहीं आते तो मैं उसके इक्वेशन स्टिल दूंगा आपको। अगर हमारी दोनों कंसंट्रेशन डिफरेंट है ना सेकंड ऑर्डर में, तो उसकी इक्वेशन मैं आपको दूंगा, तो उससे परेशान मत हो। मैं इक्वेशन जरूर आपको प्रोवाइड करूंगा उसकी, क्योंकि वो मैंने एक और जगह अप्लाई करनी है, यूज करना है उस इक्वेशन को मैंने, तो वो इक्वेशन मैं आपको डायरेक्ट दूंगा एक। ठीक है, तो इक्वेशन आपको मिलेगी, पर वो किसी और संदर्भ में मैं आपको दूंगा, किसी और पर्सपेक्टिव में दूंगा। ठीक है, समझाने के लिए किसी और चीज को। ठीक है, ओके बच्चे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जब मैं यहाँ पर बोलता हूँ, जिस बच्चे ने पूछा कि 1/a0 को अगर आप x ले रहे हो तो 1/, इसको 1/, क्या बोलते हैं, 1/k को आपने m कैसे ले लिया? आप मुझे खुद बताओ बच्चा, ये इक्वेशन कैसे बनी? ये इक्वेशन आपकी क्या y इज इक्वल टू mx नहीं मिल रहा है? इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। 1/k इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। 1/k इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी की नहीं, तो m इज अ कांस्टेंट। तो हमारा 1/k क्या हो गया? मेरा m बन गया। t हाफ की जगह y आया, 1/a0 की जगह x आ गया। So it is y is equal to something into x. That something is nothing but slope. So that slope should be 1/x, 1/k. Very simple सा है। हो गया? क्या और कोई डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? ओके, सो बच्चा जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन क्लास अच्छी होती है। ओके, कोशिश क्या करो हर क्लास में समझने की, ठीक है, तो अच्छी लगेगी क्लास। बच्चा हो सकती है, पर जनरली हम रिप्रेजेंट नहीं करते। देखो, रिएक्शन की स्टोकियोमेट्री को रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है, पर हमारा जो तरीका होता है वो यही होता है कि हम नेचुरल नंबर पे मार्क करें उसे, फ्रैक्शन पे मार्क नहीं करते। हाँ, अगर जरूरत पड़ती है तो लेकर चलते हैं, पर अगर मैं आपको कोई रिएक्शन दूंगा और आपसे बोलूंगा इसे बैलेंस करो, सो यू विल टेक स्टोकियोमेट्री एज अ नेचुरल नंबर 1 2 3, नॉट फ्रैक्शन। ठीक है, पर कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है चीजों को कुछ सेटिस्फाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पे हम लेते हैं उसको, जैसे स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, तो वो चीज। अच्छा, बच्चा केसेस, आई बिलीव बच्चा, मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि आपको क्या याद करने हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पैराबोलिक इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इसी कारण से समझाई कि आपको सारी चीजें याद ना करना पड़े। आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद रखो, जीरो का, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, थोड़ा भी क्या नहीं है। और रेट लॉ तो सभी का लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन याद रखो, टी हाफ याद रखो बस। क्योंकि अगर आप प्लॉट उठा के देखोगे ना, प्लॉट जितने भी प्लॉट्स हमने बनाए, या तो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से बनाई है, या रेट लॉस से बनाई है, या फिर हाफ लाइफ से बनाई है। तो अगर ये तीनों इक्वेशन आपको पता होगी, तो इन तीनों इक्वेशंस को आप रीअरेंज करके नंबर ऑफ प्लॉट्स नहीं बना सकते। आप देखना, अभी पढ़ोगे आप घर पे जाके आजकल पे, तो बुक कॉपी खोलना और देखना, इन्हीं तीन इक्वेशंस के बीच का हमने प्लॉट बनाए हैं और रीअरेंज कर करके। ठीक है, तो मेन चीज है आपको ये तीन इक्वेशन याद होनी चाहिए, और उसके बाद जिसके भी बीच में पूछा गया उसको y बनाओ, और जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया उसको x बनाओ, और देखो फॉर्म कैसा आ रहा है। इट्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर्म, एक्सपोनेंशियल, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक, बना दो वैसा प्लॉट। तो मैं कभी भी प्लॉट याद करने को नहीं कहूंगा। अब ये है कि अगर आप बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस चीज को और समय कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जितना ध्यान रख सकते हो अच्छी बात है। ठीक है, तो कभी भी प्लॉट याद नहीं करने होते हैं, इक्वेशन ध्यान होनी चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में प्लॉट्स अपने आप बन जाते सारे।
ऐसे तो और भी प्लॉट्स बना सकते हैं, किसी का भी कोई मूड बन गया उसने कुछ और उठा के दे दिया। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, एक रिलेशन समझाया था, अगर आप सभी में देखो तो टी हाफ इज इक्वल टू समथिंग अपॉन पे के आ रहा, बार बार के आ रहा हर वक्त। देखो आप टी हाफ के साथ देखोगे जीरो पे, फर्स्ट पे और सेकंड में के नीचे आ रहा है, तो टी हाफ और के का भी कुछ रिलेशन है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पर वो मैंने अभी तक टच नहीं किया है। क्यों? क्योंकि के हम आरएनएस में दिखा दें और के का कंसेंट्रेशन से ऐसा कोई लिंक नहीं है। क्या पता अभी समझो, अभी मैं आपको पूछ लूं कि, या वो पढ़ाने के बाद, एरहिनियस पढ़ाने के बाद पूछ लूं कि अभी मैं कोई प्लॉट दे दूं आपको के और टी हाफ का, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है और ये इक्वेशंस पता है हाफ लाइफ की, आप इसलिए बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर इक्वेशंस पता है तो प्लॉट्स तो आप कितने भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके साथ। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से y बनेगा, किस तरह से x बनेगा, मतलब y क्या बोलेगा और x क्या बोलेगा। ठीक है, तो याद करना मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं कम से कम चीजें याद करने को कहता हूँ। और स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं भाई याद ही करना पड़ेगा मेरे बस की नहीं, तो याद कर लेना। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत पता है। अच्छा, हो सकते हैं सेकंड, बिल्कुल किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन में कितने भी रिएक्टेंट्स हो सकते हैं बच्चा, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि सेकंड ऑर्डर है तो 2 ही रिएक्टेंट होंगे, इट कैन बी 3। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल, पढ़ने का डाउट आएंगे बच्चा, आप पूछो। ठीक है, हाँ बच्चा, मैं आई थिंक 2 असाइनमेंट दूंगा अपनी तरफ से। जो एक टॉपिक जो एसएसए का है उसका एक अलग से असाइनमेंट प्रॉपरली मैंने देना ही है आपको, क्योंकि वो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट लगता है मेरे अकॉर्डिंग, आपके लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन पहले करेंगे, उसके बाद बुक्स के क्वेश्चन करेंगे। जो अगर आपको असाइनमेंट समझ में आया तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे आपके बुक्स के। बाकी के मैं नहीं दूंगा एज सच, ठीक है, पर उसके दूंगा और इस वाले सेशन का दूंगा, ये बेसिक है। बच्चा, अगर आपका फर्स्ट क्लास है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अवेलेबल है तो एक बार वो सुन लो। ठीक है, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगा। ठीक है, आई थिंक 3 क्लास हो चुकी है जितना मुझे ध्यान है, या 2 क्लास हो चुकी है, या 3rd या 4th क्लास थी। तो जिसका फर्स्ट क्लास था बच्चा ये, तो आप ऑडियो लेक्चर्स देखो, सुनो स्टार्टिंग से, फर्स्ट क्लास से। ठीक है, और अपने आप सब समझ में आ जाएगा। कोई अभी तक हमने कोई भी ऐसी चीज नहीं पढ़ी है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, 1/1 के केस में n कैन बी 3, 6, कुछ एनीथिंग। ठीक है, बच्चा यूनिट ऑफ के हम बेसिकली जो हमारा रेट एक्सप्रेशन, रेट का यूनिट आर, हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू एन। तो के क्या बन गया, आर अपॉन पे के रेज टू एन, दैट इज, तो रेट का यूनिट लिखो और ए का यूनिट लिखो, पावर पे एन कर दो, तो इस हिसाब से आपका होगा, एन आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने सबसे पहले मैंने के का यूनिट हमने डिस्कस किया था, क्योंकि अगर मैं बोलूँ सबसे बेसिक जो तरीका जानने का कि कौन सा ऑर्डर, दैट इज द यूनिट ऑफ के, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन में के का वैल्यू दे रखा है तो साथ में यूनिट दी जाएगी के की, तो वही से आपको आइडिया लग जाएगा सब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे। ठीक है, बिल्कुल टी हाफ और के का प्लॉट हो सकता है, बिल्कुल। इवन क्वेश्चन है आपको एक एरेनियस के पार्ट में, वो क्वेश्चन बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, डेमो क्लास कितने दिन लेना है तो आप ऑफिस में बात करो, आप कितने दिन लेना चाहते हो। ठीक है, नहीं अगर एडमिशन होता है, एडमिशन तो ये सब काम बच्चा ऑफिस के, ये मेरा नहीं है इससे मतलब। मेरे से सिर्फ टॉपिक के क्वेश्चन पूछ लो, कितने दिन डेमो लेना है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, हम बाद में ज्वाइन हुए, मतलब हमें ज्वाइनिंग का इशू आया, तो सब ऑफिस से, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बच्चा यहाँ पर ना, ये सब ऑफिस में आप पूछो। हाँ बच्चा, कैसा होता है बता तो रहा हूँ, एरिनेस पे पढ़ोगे तो एरिनेस में मैं उसको बना के दिखा दूंगा आपको। अभी के बारे में मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, तो मैं क्या बना के दिखाऊं, बताओ मुझे। मैंने आपसे पहले, हमने स्टार्टिंग लेक्चर पे मैंने डिस्कस किया था कि के का अगर कभी क्वेश्चन आता है तो इट्स ऑल अबाउट एरिनियस, ऑर्डर का कभी क्वेश्चन आता है तो इट्स ऑल अबाउट रेट लॉ, है कि नहीं है, कंसंट्रेशन का भी क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले बता रखा आपको। ठीक है बच्चा, ऐसा हो नहीं सकता। अगर सेकेंड ऑर्डर है और एक ही रिएक्टेंट है और वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं पॉसिबल है। इफ इट्स एलिमेंट्री रिएक्शन और एक ही रिएक्टेंट है, एक ही रिएक्टेंट का मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है,
इट विल ऑलवेज बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सुन लो, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, इफ इट्स एलिमेंट्री रिएक्शन एंड देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ एक रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है, सो इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर नहीं हो सकता वहां पे। हाँ, ऐसा हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन है और एक मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन पे जाएगा, पर इस मॉलिक्यूल को रिएक्शन पे जाने के लिए अगर मैं अब एरिनेस को लेकर आऊं तो एक्टिवेशन बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो उस एक्टिवेशन बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, जो मेरा रिएक्टेंट है। तो इसको एक्टिवेट कराने के लिए क्या होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल इसका हिट करेगा या इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो जो मॉलिक्यूल इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर भी तो चीजें डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा वो होगा उतनी आसानी से एक्टिवेट हो सकता है। तो अभी आपका वो एलिमेंट्री है, इवन तो आपका सिर्फ एक ही रिएक्टेंट रिएक्शन पे जा रहा है, पर ऑर्डर 2 हो सकता है, क्योंकि अब आपका हमें एक्टिवेट कराने के लिए भी एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, उस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी चीजें डिपेंड कर रही है। सो इट डिपेंड्स, वहां पे फिर अब चीजें केसेस में चलती है कि किसकी कंसंट्रेशन कैसी है। सही है, तो ऐसे केसेस में आपका ऑर्डर 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, अभी क्लियर है जिसने भी पूछा? तो जो आपने स्टेटमेंट बोला वो क्लियर कट कॉन्ट्रडिक्टरी है और गलत है। तो मैं क्लियर बोल रहा हूं, अगर आप बोल रहे हो एक ही रिएक्टेंट और कोई नहीं है और वही सिर्फ रिएक्शन पे जा रहा है और कुछ उसको कोई किसी का हेल्प नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ अकेला है, वो ऑलवेज बी 1 अगर वो एलिमेंट्री है। पर अगर सिंगल रिएक्टेंट होता है तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अगर सिंगल रिएक्टेंट होगा बच्चा, उसको रिएक्शन पे ले जाने के लिए उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, और उसको एक्टिवेट कोई बाहर से ही करेगा, अंदर से नहीं हो सकता, मतलब खुद ब खुद नहीं हो सकता, उसी का कोई दूसरा मॉलिक्यूल में भी उसको एक्टिवेट करे। ठीक है, सो तब वो आपका सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है, सो इट डिपेंड्स दैट। ठीक है, अच्छा मैंने कब बोला रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन? बच्चा अगर ऐसा होता तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये जो पढ़ी किस ले रहे हो फिर? मैंने बोला रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, मैंने जो आपको पढ़ाया वो ये बोला रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, ना कि रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट लॉ किस बात का, फिर बताओ मुझे बच्चा। अगर इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने आपको दिया है दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो अभी तक जो मैंने पढ़ा सब कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने बोला था रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन फॉर अ सिंगल स्टेप, मतलब अगर एक स्टेप की बात कर रहे हो। ठीक है, जनरल है बच्चों, हमने जो A to P लिखा है वो हमने माना है कि वो सेकंड ऑर्डर है। अभी उसका स्टोइकियोमेट्री 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, हमें क्या मतलब है? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कहानी खत्म, R इज इक्वल टू K स्क्वायर। इट कैन बी एलिमेंट्री, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर है ये चीज? इट कैन बी एलिमेंट्री, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी हो सकता है वो, पर हम केस लेकर चल रहे हैं कि इट शुड बी अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हमने हेडिंग बना रखी है कि हम सेकंड ऑर्डर का केस पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो भी हम लिखेंगे वो हमने मान रखा है कि वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सो इट कैन बी कॉम्प्लेक्स, इट कैन बी एलिमेंट्री। एलिमेंट्री होता तो स्टोइकियोमेट्री 2 जाता, कंफर्म 100%। ठीक है,